हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल के बजट और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे पे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे, एसएससी सीजीएल के लिए फ़ायदेमंद होंगे और आईबीपीएस और एसबीआई के द्वारा आयोजित किए गए एग्ज़ाम उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। अभी एसबीआई पीओ आने वाला है तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं पहला सवाल है, इंडियन रेलवे विल फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर एज पर द बजट? पैसेंजर सेफ्टी, क्लीननेस, वुमेन सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, इस साल से हमारा जो रेलवे बजट है वो हमारे जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस साल हमारा जो बजट 2017-2018, ध्यान दीजिए, बजट आगे के साल के लिए पेश होता है। ये जो बजट पेश हुआ था हमारे यहाँ हमारे फरवरी में, वो 17-18 के लिए पेश हुआ था। और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले सालों में हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जानकारी देता है। मतलब कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया दोस्तों वो है 2016-17 का, और हमारा जो बजट है वो कितने का है? वो है 17-18 का। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रेलवे बजट है जो है उसने किस पर जोर दिया था? उनका जोर था पैसेंजर सेफ्टी पे और किस पे था? और था क्लीननेस पे। ये जो दो पॉइंट है वो हमारे बजट में एक्सक्लूसिवली मेंशन किए गए हैं, ए और 1 और 2। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है कैपिटल एंड डेवलपमेंट वर्क्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिफॉर्म्स। ये चार चीज़ें जिस पर हमारा रेलवे है जो फोकस करेगा। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एजेंडा ऑफ यूनियन बजट 17-18? तो देखिए क्या है? ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, ट्रांसफॉर्म इंडिया to have a significant impact on the economy and the lives of the people, growth and sustainable development in India, none of the above। देखिए दोस्तों, इस साल का बजट जो आया था 2017-18 का, इस पे मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। 4 वीडियो, वो जो सारे वीडियो हैं वो इस चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप एग्जाम देने वाले हैं आगे वाले, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी कंसाइज है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो देखिए इस साल का जो बजट है उसका एजेंडा क्या था दोस्तों? उसका एजेंडा था ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। आंसर है ए। अगला सवाल, इंडिया नीड्स टू एनर्जी सिक्योर, मतलब कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए फॉर इंश्योरिंग रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी जो जीडीपी है उसमें इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए क्या होता है? वहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है। हमारी जो फैक्ट्री होती हैं उसके लिए चाहिए होता है एनर्जी, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर चाहिए होता है उसके लिए चाहिए होता है एनर्जी, है ना। अगर फ्यूल का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, जो गाड़ियों के जो आवागमन की जो खर्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे। इसे देखिए, ये है हरियाणा, ये है तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर कोई क्रॉप, अगर कोई अनाज हरियाणा से तमिलनाडु में भेजना है तो मान लेते हैं कि पहले फ्यूल का दाम है 60 रुपया पर लीटर, ठीक है। तो जो खर्चा होता है वो है 500 रुपया। अगर अनाज का दाम है 100 रुपये बोरी, ठीक है, और इस ट्रक पर 100 बोरियां लदी हुई है, मतलब कितना का माल लदा हुआ है इस ट्रक पर? इस ट्रक पर 100 गुने 100, मतलब कि 10,000 रुपये का माल लदा हुआ है। इस माल को ले जाने में खर्च कितना हो रहा है? 500 रुपया। अब देखिए तेल का दाम 60 से बढ़कर के हो गया 70 रुपये पर लीटर, तो क्या हो गया? जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा बढ़ जाएगा, है ना। अगर ट्रांसपोर्ट का दोस्तों अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो माल यहाँ पर पहुँचेगा, जो अनाज यहाँ पर पहुँचेगा वो महंगा हो जाएगा, है ना। इसी तरह अनाज ही क्या, कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स अगर यहाँ पर पहुँचेगी तो महंगी हो जाएगी, है ना। तो अगर हमारे ग्लोबल मार्केट में और हमारे डोमेस्टिक इकॉनमी में अगर फ्यूल का दाम कम है तो हमारी इकॉनमी अच्छी तरह से ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन होता है वो कम होता है। तो देखिए हमें अपने देश में इकॉनमिक ग्रोथ लाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी? जो एनर्जी के सोर्सेज है वो अच्छे कब होंगे? जब वो रेडली एक्सेसिबल हो, मतलब कि जब चाहे तब मिल जाए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट है क्या? जी हाँ दोस्तों, जो एनर्जी है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उसको स्टोर करना आसान होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। मेरा 1 सही है, 2 सही है। और देखिए जो फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। हमारे यहाँ कई तरह के कोयले पाए जाते हैं, जो सबसे अच्छा कोयला होता है कौन सा होता है? देखिए आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, वो है पीट, लिग्नाइट,
बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। दोस्तों इन चारों में से सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है आपको ये बताना है, और सबसे अच्छा कोयला क्यों माना जाता है उसे आपको पता चल जाएगा। मेरा 3 आंसर भी सही है। देखिए, दैट एनर्जी शुड बी रिन्यूएबल, अगर रिन्यूएबल है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तभी काम चल जाएगा। मतलब मेरा 4 भी सही है, ये तो मतलब डिजायरेबल तो है ही। तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों, मेरा आंसर है ए। 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। ऑल 4 ये जो चारों हैं वो एक अच्छे एनर्जी सोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण हैं उसके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैट पर। मैट क्या होता है? मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इन शॉर्ट में मैट। इसके बारे में कुछ चारान दी गई है। पहला कहा है अप्लीकेबल टू कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स बोथ, मतलब कि जो टैक्स है, जो मैट है, वो कंपनी को भी देना होगा और इंडिविजुअल्स को भी देना होगा। सही है क्या दोस्तों? ये जो टैक्स है मैट, वो केवल कंपनी को देना पड़ता है। The payment of MAT is only to be done by companies and not by individuals. This tax is not applicable to individuals, Hindu undivided family and partnership firms. इन पर यह टैक्स अप्लाई नहीं होता, केवल कंपनी को देना होता है। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहा हूं जिसमें 4 लाइनें दी हुई है? जो ज़्यादातर सवाल होते हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन होता है उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। दोस्तों अभी हमारा मकसद है आपको नॉलेज इंपार्ट करना, हमारा मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाना। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इस एक क्वेश्चन को करके आप ये जो पूरा मैट है ना, इस पूरे मैट के टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। देखिए अगला देखते हैं, मैट विल बी इंक्लूडेड इन GST वंस इम्प्लीमेंटेड। नहीं दोस्तों, मैट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा भी हो गया गलत, पहला भी गलत है। तो देखिए जब मैंने पहला गलत किया तो मैंने क्या देखा, मैंने काटा A, B और D। मैंने C आंसर 4 आराम से पा लिया, मैंने 2, 3 और 4 को देखा भी नहीं। अच्छा दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो टैक्स होगा वो कंपनी को देना होगा। तो कौन सी कंपनी? कुछ कंपनीज हैं जो सरकार द्वारा दिए गए एक्सटेंशंस, डिडक्शन एंड इंसेंटिव का इस्तेमाल करते हुए अपना जो टैक्सेबल इनकम है वो 0 दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी इनकम कितनी भी हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टैक्स लगता है वो आपके टैक्सेबल इनकम पर लगता है। ध्यान दीजिए, टैक्स आपके टैक्सेबल इनकम पर लगता है। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपया कमाया एक साल में, 10 लाख में से आपने सरकार की छूट का इस्तेमाल करते हुए, देखिए मान लेते हैं कि सरकार ने यह कहा कि अगर आप कुछ पैसे अगर आप NPS में डालेंगे, अगर आप, अच्छा छोड़िए इसको, मान लेते हैं कि अगर आप कुछ पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, मतलब कि 10 लाख में से अगर आपने कुछ पैसे जाकर के बैंक में फिक्स कर दिया तो वो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये बस एक असम्पशन है। तो आपने इस पॉलिसी का फायदा उठाते हुए क्या किया, आपने 10 लाख में से 6 लाख रुपए आपने जाकर के SBI में फिक्स कर दिए। ठीक है, तो अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो कितनी होगी? आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 10 - 6 = 4 लाख केवल। क्यों? क्योंकि आपने सरकार के द्वारा दी गई एक्सटेंशन का लाभ उठाया और आपने जाकर के 6 लाख रुपए जाकर के बैंक में फिक्स कर दिया, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरह जो कंपनी है दोस्तों वो कंपनी हाई प्रॉफिट कमाने के बाद भी सरकार द्वारा दिए गए छूट का इस्तेमाल करके, जो इंसेंटिव उसका इस्तेमाल करके अपना जो टैक्सेबल इनकम है वो 0 दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं 0 टैक्स कंपनी। तो देखिए वो लोग टैक्स 0 दिखा देते हैं, मगर जो अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको खूब सारा डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए, उनसे टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने मैट लगाया है। ये मैट केवल कंपनी को ही देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे बोथ मैट एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। नहीं दोस्तों, जो ये पे कर रहे हैं उनको पे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा 3 गलत हो गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज कंपनीज in spite of having high book profit variable to reduce the taxable income। अभी मैंने बताया कि हम लोग जो कंपनी है वो कैसे अपना इनकम कम करते हैं, अपना टैक्सेबल इनकम कम करते हैं, कैसे बताया मैंने। तो ये 4 था मेरा आंसर। आंसर क्या है? आंसर है सी, जैसे मैंने आपको पहले देख लिया था। 4 ओनली इज द राइट आंसर। आपको दोस्तों ये बताना है अब कि मैट किस तरह का टैक्स है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है ये किस तरह का टैक्स है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, ये जो मैट होता है, मैट को कौन वसूलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? चलिए 3 सवाल थे, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द स्वयं प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने इस प्लेटफॉर्म को, स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है?
MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस प्लेटफॉर्म को बनाया है MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है क्या, इस प्लेटफॉर्म पर आपको करीब 2000 कोर्सेज देखने को मिलेंगे आगे के कुछ दिनों में। ठीक है, तो देखिए आपने नाम सुना होगा नेपटेल का, NPTEL। इसको आप खोलिए, इस पर आप जाएंगे तो आपको कई सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे जो कि IITs द्वारा और जो ISC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके द्वारा तैयार किए गए कोर्सेज हैं, उनको आप देख सकते हैं दोस्तों। वैसा ही ये जो प्लेटफॉर्म है स्वयं वाला, ये भी वही होगा। दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? ताकि हम लोग जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो 3 प्रिंसिपल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के हमारी एजुकेशन पॉलिसी के जो 3 पिलर है वो कौन कौन से हैं? वो प्रिंसिपल हैं एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। हमें एक्सेस को बढ़ाना है, हमें इक्विटी को बढ़ाना है, और जो क्वालिटी है इसको भी हमें बढ़ाना है। ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है? देखिए हमारे जो टीचर्स हैं दोस्तों उसकी काफ़ी कमी है। टीचर्स तो हैं मगर उतने क्वालिटी के अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको हर बच्चे को प्रोवाइड कराया जाए। ये कैसे होगा? अब हर टीचर जो अच्छे टीचर हैं वो जाकर हाई स्कूल में तो पढ़ा नहीं सकते, है ना? तो वो करेंगे क्या कि वो अपना जो लेक्चर होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे और इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आपको केवल इंटरनेट की ज़रूरत होगी और आप इन कोर्सेज को वर्चुअली अटेंड कर पाएंगे, विच विल बी टॉट बाय बेस्ट फैकल्टी। आप यहाँ पर टेस्ट दे पाएंगे और आपको एकेडमिक ग्रेड्स भी मिलेंगे दोस्तों। इसमें प्लानिंग ये की जा रही है कि देखिए इसको आप इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस तो कर ही सकते हैं, मगर सरकार का ये प्लान है कि इसको हम लोग DTA चैनल पर भी हम लोग अवेलेबल करा पाएँ। DTH मतलब क्या होता है? DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस। ठीक है, इस स्वयं के अलावा 2 और चीज़ें मेंशन की गई हमारे बजट में। क्या क्या? स्ट्राइव एंड संकल्प। इसका हम देख लीजिएगा। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है A, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है फिस्कल कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या होता है? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है दोस्तों क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजीज दैट एम्ड एट मिनिमाइजिंग डिफिसिट। हमारा जो डिफिसिट है, हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है उसको मिनिमाइज करना है और हमारे जो सरकार पर जो कर्ज है उसको कम करना है। क्या करना है? हमारे पास जो डिफिसिट इसको मिनिमाइज करना है, प्लस जो डेप्ट है इसको भी कम करना है। इन 2 कामों को करके हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। ये होता है फिस्कल कंसोलिडेशन का एग्जाम्पल। तो देखिए, इट इज़ एन एफर्ट बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन फिस्कल डिफिसिट। है क्या? जी यहाँ पे मैंने बताया, बिल्कुल है जी। इट इज़ एन एफर्ट टू रिड्यूस पब्लिक डेप्ट। है जी, बिल्कुल है, दूसरा भी सही है। इट इज़ एन एफर्ट टू रिड्यूस करेंट अकाउंट डिफिसिट। दोस्तों करेंट अकाउंट डिफिसिट और कैपिटल अकाउंट डिफिसिट ये होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये हमारे फिस्कल पॉलिसी में नहीं होता। तीसरा हो गया बच्चा गलत। ठीक है, अगर हमें करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, ये देखिए, ये करंट अकाउंट डिफिसिट होते क्या है? हमने इंपोर्ट किया, अच्छा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये वाला शायद, अच्छा फिर से बता देता हूँ। देखिए, हमने इंपोर्ट किया माल 100 रुपये का, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट किया माल केवल 80 रुपये का। तो हम लोग कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आएगा फॉरेन करेंसी, 80 रुपये की हमारे पास करेंसी आई, और हमने जब माल एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का तो 100 रुपये हमारे यहाँ से चला गया। हम लोग भेज रहे हैं ज़्यादा, हम लोग मंगा रहे हैं कम। समझ रहे हैं? मतलब कि 100 रुपये भेज रहे हैं और हम केवल 80 रुपये ही कमा रहे हैं। तो ये है हमारी डिफिसिट। ठीक है, अगर हम इस डिफिसिट को, अगर हम इस करंट अकाउंट डिफिसिट को मिनिमाइज करना चाहें, कम करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? हम चुपचाप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मेरा थर्ड हो गया गलत, क्योंकि ये बीओपी के अंदर आता है। दूसरा देखिए, इट इज़ एन एफर्ट टू रेज रेवेन्यूज एंड ब्रिंग डाउन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अगर खर्चे कम करेंगे तभी तो हम पे कर्जा घटेगा, है ना, तभी तो हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगी। और अगर हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तब भी हमारे फिस्कल डेफिसिट कम होगी। समझ रहे हैं? तो मेरा 4 हो गया सही, मतलब कि 1, 2 एंड 4 दिस इज द राइट आंसर। मतलब क्या है मेरा? बी इज द राइट आंसर। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बजटेड डेफिसिट,
प्लस मार्केट बोरोइंग प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये है फॉर्मूला फिस्कल डिफिसिट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट भीम ऐप? कैशबैक स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड फॉर इंडिविजुअल्स। अगला है रेफरल बोनस स्कीम हैव बीन अनाउंस्ड फॉर इंडिविजुअल्स। तो देखिए भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH से है, भारत से आया है BH, आई से आया है आई यहाँ पर, और M आया है मनी से, ठीक है। तो देखिए इस भीम ऐप का इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है। पहला है रेफरल पेमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कैशबैक फॉर मर्चेंट। ध्यान दीजिए, मर्चेंट के लिए। तो जब हम कहते हैं कि कैशबैक स्कीम है इंडिविजुअल के लिए तो ये गलत है, ठीक है, ये मर्चेंट के लिए है। मेरा 1 हो गया गलत। दूसरा देखिए, ये जो रेफरल बोनस स्कीम वाला था ये तो था इंडिविजुअल के लिए, सही ही था, मतलब मेरा सेकंड है जो सही है। दूसरा, इट इज़ अ UPI बेस्ड ऐप। जी हाँ दोस्तों, इस भीम ऐप को UPI से ऐड कर दिया गया है। जो भीम है उसको अलाउ किया गया है कि आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब मेरा थर्ड है जो सही हो गया। अब देखिए आखिर देखते हैं, बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी इज कंपलसरी फॉर मनी ट्रांसफर। कंपलसरी है क्या? जी हाँ, आप इसको अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और अपने आपसे डिटेल्स देने होंगे। मेरा 4 सही है, मतलब कि मेरा 2, 3 एंड 4 तीनों सही है, मतलब मेरा आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, टैक्स बैलेंसी इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज व्हाट? टैक्स बैलेंसी का जो वर्ड है काफ़ी आता रहता है न्यूज़ में, हम लोग देखते रहते हैं। व्हाट इज इट? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू टू परसेंटेज चेंज इन GDP। दोस्तों टैक्स बैलेंसी का जो डिफिनेशन है वो ये है, टैक्स बैलेंसी इक्वल टू क्या? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन GDP। मतलब कि जो GDP का जो ग्रोथ रेट है ना वो वाला। तो देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि ये जो टैक्स है वो बाइनेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई टैक्स बाइनेंट तब होगा जब उसमें GDP के ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रोथ होगा। मतलब कि देखिए अभी मेरा जो GDP का ग्रोथ रेट है वो है 7%। 7% से बढ़ करके ये हो गया 8%। कितने का इंक्रीज हुआ? ध्यान दीजिए, ये जो ग्रोथ हुई वो किस में हुई? GDP में हुई। कितने का ग्रोथ हुआ? 1% का ग्रोथ हुआ। तो जब GDP में ग्रोथ हुआ 1% का, तो इस टैक्स में ग्रोथ अगर 1% से ज़्यादा का होता है दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं कि यह टैक्स जो है वो बाइनेंट है, ठीक है। GDP में जितना ग्रोथ का चेंज हुआ उससे ज़्यादा चेंज हुआ इसमें, तब हम कहते हैं कि यह टैक्स बाइनेंट है। मेरा पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी है गलत। मेरा है आंसर ओनली 1। ए टैक्स इज बाइनेंट व्हेन रेवेन्यू इंक्रीज इज मोर देन 1% फॉर 1% इंक्रीज इन GDP, जैसे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट काउजेज रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हम लोग दोनों को अब हम इवेल्युएट करेंगे। क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, मान लेते हैं कि सरकार ने, हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी दूसरे बैंक से, मान लेते हैं कि उन्होंने NDB से लोन लिया, छोड़िए इसको हम ADB मान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक मान लेते हैं। इन्होंने ADB से लोन लिया और अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उन्होंने पूरा किया। तो देखिए इस लोन को लेने के बाद हमारी सरकार पर क्या हुई? एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई। लायबिलिटी क्या होती है? ये लोन आपने लिया, ये आप पर एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको इस लोन को दोबारा चुकाना होगा। ये जो पैसे आए हैं वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि आप पे एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है। दूसरा देता हूँ एग्जांपल आपको। हमारे यहाँ एक कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया के शेयर अगर हमारी सरकार बेचती है तो क्या होगा? इसके शेयर बिके, है ना, तो सरकार को मिला पैसा। तो ये जो पैसा आएगा वो आएगा हमारे कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। तो देखिए हमें पैसा तो मिला मगर हमारा जो एसेट है वो कम हो गया, हमारी जो शेयर होल्डिंग है कोल इंडिया कंपनी में वो कम हो गई। तो दोनों केस जो है वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल हैं। जब हम लोग लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो भी वो आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत, और जब हम लोग एसेट को रिड्यूस करते हैं तब भी वो आता है हमारे कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, अगर मैं अपना टैक्स रेट बढ़ा दूं तो ये क्या आएगा? ये आएगा दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। इसके अंतर्गत कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। ध्यान दीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपने कोई RTI एप्लीकेशन फाइल करी, आपने
फाइल कर एप्लीकेशन, आपने कुछ फ़ी दी होगी, वो जो फ़ी दी वो आएगी नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है उसके अंतर्गत। आपने अपना इनकम टैक्स भरा, वो जो रेवेन्यू हुई वो आएगी टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत। आपने कोई बोरोइंग करी, आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि आपने जो आपकी जो कंपनी है उसको आपने शेयर बेच दिए, तो ये सब आएगा आपके कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1 and 2 बोथ, आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच नेशनल एजेंसी विल बी फेज्ड आउट इन नेक्स्ट फिजिकल एज पर बजट 17-18? कौन सा किसको हटाना है हमें? नीति आयोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब कि सेबी SEBI, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें से, इन तीनों में से हमारा जो FIPB है इसको फेज आउट करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। आज हम डिस्कस करेंगे FIPB को। देखिए FIPB करता क्या है, बाहर की कोई कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, वो हमारे यहाँ हमारे इंडियन इकोनॉमी में निवेश करना चाहती है, मतलब कि वो हमारे यहाँ FDI लाना चाहती है। तो अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ FDI लाना चाहती है तो उसके दो रूट हैं, ये है इंडिया और ये है बाहरी दुनिया। ठीक है, बाहरी दुनिया से अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई FDI आएगा, तो इसके दो रास्ते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ठीक है, हर सेक्टर के लिए सरकार ने एक निश्चित शेयर बना रखा है कि आप इस शेयर में इतने % तक का FDI मंगा सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर सरकार ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में 80%, मान लेते हैं कि 80% उन्होंने अलाउ कर रखा है, तो किसी कंपनी ने अगर 80% से कम FDI ला रही है तो उसको ऑटोमेटिक रूट के अंदर अप्रूवल मिलेगा, उसे कोई अप्रूवल जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसे किसी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आप इस लिमिट से ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप 85% इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से जाना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड रूट पर, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। इसमें जो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किसी एजेंसी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो एजेंसी कौन सी है? वो एजेंसी है हमारी FIPB, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपको 5,000 करोड़ रुपए से कम का, कितने का? 5,000 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको क्लियरेंस कौन देगा? इसको क्लियरेंस देगा हमारा FIPB। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज़ एन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी। ध्यान दीजिए, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं? पहला होते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दूसरा होते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP के सेक्रेटरी, DEA इसके सेक्रेटरी, और कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, DC इसके सेक्रेटरी, और इकोनॉमिक रिलेशंस इसके सेक्रेटरी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नहीं होता। ठीक है, सेक्रेटरी जो होते हैं वो सरकार के होते हैं, भारत सरकार के होते हैं। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, ये सारे जो सेक्रेटरी होंगे वो उस FIPB का पार्ट होंगे। तो इस FIPB का काम क्या होगा? ये जो हमारे यहाँ जो FDI के जो प्रपोजल आएंगे उसको ये प्रोसेस करेगा और उसको ये एवेल्युएट करके उसको क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर जो पैसे आ रहे हैं वो इसके औकात से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसके लिए जो अप्रूवल है वो CCEA से चाहिए होगा, मतलब कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो उन प्रपोजल को क्लियरेंस देगा, उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये है लिमिट्स। तो अब आपके दिमाग में बात ये आएगी कि जब FIPB इतना अच्छा काम कर ही रहा है तो हम लोग इसको फेज आउट कर क्यों रहे हैं, आखिर हम इसे हटा क्यों रहे हैं? तो दोस्तों बात यह है कि हमारे यहाँ जो FDI आता है उसका 90% हिस्सा वो ऑटोमेटिक रूट से आता है और बाकी जो बचा वो आता है गवर्नमेंट रूट से। हम लोग आगे भी जा करके हमारे जो FDI रूल्स हैं उसको हम लोग और लिबरलाइज करेंगे। इसी कारण से हमें अब इस इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम इसको अब फेज आउट करने जा रहे हैं। मेरा आंसर है B।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज़ रिलेवेंट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आखिर अच्छा पहले समझते हैं कि आखिर ये जो यूबीआई है वो है क्या। दोस्तों यूबीआई एक स्कीम लॉन्च करी जाएगी, अभी इसका अभी प्लानिंग हो रहा है, ये कब लॉन्च होगा अभी हमें पता नहीं। तो अगर ये लॉन्च की जाएगी तो ये होगा क्या, हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को, ध्यान दीजिए, भारत के हर नागरिक को, CITIZEN सिटीजन को, हमारे रेसिडेंट को नहीं, हमारे सिटीजन को एक निश्चित आय इंश्योर की जाएगी। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप ऊंची जाति से हैं, नीची जाति से हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड यूनिवर्सल। सभी को, आपको केवल भारत का नागरिक होना है, आपको एक निश्चित आय इंश्योर की जाएगी, मतलब कि आपको हर साल इतना पैसा आपको बैंक अकाउंट में मिल जाए, ये सरकार इंश्योर करेगी। तो देखिए इसके सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है। जैम मतलब कि जनधन, आधार, मोबाइल, स्टेट सेंटर नेगोशिएशन फॉर प्रोग्राम कॉस्ट शेयरिंग, बोथ ऑफ द एबव, नाइदर ऑफ द एबव। दोस्तों दोनों, जैम और सेंटर स्टेट के बीच में नेगोशिएशन दोनों जरूरी हैं। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का जो खर्चा आएगा वो कौन शेयर करेगा, कितने कितने रेशियो में शेयर होगा, ये सब चीज़ें करनी होंगी। ये सफल होता है तो जो स्कीम है वो सफल होगी। मेरा ए एंड बी दोनों सही है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ सी, बोथ ऑफ द एबव आर करेक्ट। इस यूबीआई स्कीम को मैंने अपना जो यूपीएससी का जो लेक्चर होता है, जो हम जो डिस्कस करते हैं इसके प्रीवियस पेपर, उसमें मैंने इसको काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने उस वीडियो के लिंक डाल दिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज द फर्स्ट टू यूज व्हाट, बिग डाटा, एनालिटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एस्थेटिक्स। दोस्तों ये पहले से इसको यूज़ कर रहा है, हमारा जो इकोनोमेट्रिक्स इसको पहले से यूज़ कर रहा है, हमारा जो डाटा है उसको पहले से यूज़ कर रहा है। इस बजट में, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो बिग डाटा है उसको पहली बार इस्तेमाल किया गया है। मेरा आंसर है ए। अब चूंकि हम लोग इसका जिक्र आ गया है हमारे सर्वे में, तो हम लोग इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आखिर बिग डाटा है क्या? बिग डाटा इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये जो डाटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा और अनस्ट्रक्चर्ड होगा, दोनों हो सकता है। इस बिग डाटा की सबसे बड़ी खूबी यह है दोस्तों कि यह डाटा इतने ज़्यादा वॉल्यूम में होता है कि इसको कॉमन सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना और प्रोसेस करना असंभव होता है। देखिए अगर आप इस डाटा को प्रोसेस करना चाहेंगे तो संभव हो पाएगा, मगर आपको इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि वो रेलेवेंट नहीं होगा। इसीलिए हमको कुछ अलग एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, ठीक है। फेसबुक में आप बनाते हैं अपनी प्रोफाइल, उसमें आप डालते हैं अपनी प्रोफाइल पिक, है ना, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, अपना जो रिलेशनशिप स्टेटस है आपने वो डाला, प्लस इसके बाद आप कोई पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो आप ये सब जो काम करते हैं उससे एक डाटा क्रिएट होता है। आपका जो प्रोफाइल का डाटा है वो आपके जो डीपी है वो आपने कौन सी वीडियो लाइक की, आपने कौन सा कंपनी को लाइक किया, आपने किसके सामान खरीदे, वो सब बिग डाटा में आता है। देखिए मान लेते हैं कि आपने फ्लिपकार्ट पर गए, आपने कुछ जूते सर्च किए, ठीक है। तो जब आप फेसबुक खोलेंगे ना तो फेसबुक पर आपको उस जूते के आपको ऐड दिखाई देंगे, आपको उसके प्रचार दिखाई देंगे। कैसे आता है वो? ये जो सारी चीज़ें होती हैं फ्लिपकार्ट उसको एनालाइज करता है। आपने जो चीज़ें सर्च की है उसकी वेबसाइट पर उसको वो एनालाइज करता है। कहाँ से करता है एनालाइज? फ्लिपकार्ट पर आपने गए, आपने सर्च किए जूते, आपने वहाँ पर जाकर के बिग डाटा क्रिएट किया, ठीक है। फ्लिपकार्ट उस बिग डाटा को किया एनालाइज, आपको क्या पसंद है, आप क्या खरीदना चाहते हैं भविष्य में, वो सब चीज़ें वो डिसाइड करता है और आपको उस हिसाब से आपको ऐड प्रोवाइड करता है। आपने खरीदे जूते, है ना, तो अगर आप जूते खरीद रहे हैं तो क्या चांसेस हैं? चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप बेल्ट भी लेंगे, है ना, सॉरी जो मोजे हैं वो लेंगे। अगर आपने मोजे ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप जीन्स भी लें, है ना, तो आपको इन मोजे के, आपको इन जीन्स के आपको ऐड दिखाई देंगे। अगर आपने कोई प्रोसेसर खरीदा है, ठीक है, तो आपको आगे जाकर के जो मदरबोर्ड होगा उसका आपको ऐड दिखाई देगा, जो कूलिंग सिस्टम होगा आपको उसका ऐड दिखाई देगा, है ना। तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो बिग डाटा से प्राप्त करी जाती हैं। आप डेली, आपको पता भी नहीं होगा आप इतना बिग डाटा क्रिएट करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको हम इस्तेमाल क्यों करेंगे बिग डाटा के लिए? जो कंपनीज होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक वगैरह, वो सब इस बिग डाटा को प्रोसेस करती हैं, इसको एनालाइज करती हैं और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करती हैं। आपको जो चाहिए आपको वो एडवाइस करती हैं, आपको हेल्प करती हैं वो चीज़ें खरीदने में। तो
बिग डाटा में एक वर्ड यूज़ हुआ है बिग। बिग का मतलब क्या है? बिग का मतलब ये है कि जो डाटा है उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो डाटा क्रिएट हुआ है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब कि जो डाटा जिस रेट से क्रिएट हो रहा है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। वैरायटी, हर तरह का डाटा उस बिग डाटा में इन्वॉल्व्ड है। उसमें कुछ ऑडियो हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ टेक्स्ट हैं। आपने प्रोफाइल बनाई, उसमें डाटा अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, वो क्या है? वो एक टेक्स्ट है। आपने डाला डीपी, आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो क्या है? वो एक क्या है? वो एक पिक्चर है। आपने कोई गाना शेयर किया, वो है वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है ना। वेरासिटी, मतलब कि जो बिग डाटा है वो अनसर्टेन है, किस समय कितना डाटा जनरेट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इनकम्प्लीट है, हो सकता है कि आपने अपना प्रोफाइल इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिग डाटा की प्रॉपर्टी। अगर कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिग डाटा, तो आपको ध्यान देना है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वेरासिटी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिग डाटा। हमारा सर्वे इस बिग डाटा को इस्तेमाल करके काफ़ी काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे कुछ क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इस पे और आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।